तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो हम आ गए हैं अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट लेके, जो है पार्ट 2। और ये करंट अफेयर्स होंगे आपके अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों मैं दोबारा बताऊंगा कि यार इस सीरीज़ में हम वही करंट अफेयर्स ले रहे हैं जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, क्योंकि आपके डिफेंस एग्ज़ाम जैसे CDS NDA एफकैट में काफ़ी प्रिडिक्टेबल करंट अफेयर्स आते हैं। तो करंट अफेयर्स से आप अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं कम पढ़ के, क्वालिटी पढ़ के। तो उसी बेसिस पे हम ये सीरीज चला रहे हैं, क्वालिटी करंट अफेयर्स उठाने हैं और भाई उनको रिवाइज करना है। जिसमें डीप जाने की ज़रूरत है उसी में डीप जाना है, कम पढ़ने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं तो आज के करंट अफेयर्स। यस सर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा करंट अफेयर रहेगा यार, सुप्रीम कोर्ट ने ना रिसेंटली एक काफ़ी बड़ी जजमेंट दी है। ये जजमेंट है अबाउट कुछ वेगनेस दी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि क्लियर नहीं बताई हुई थी कुछ चीज़ें, जैसे कि है टाइम लिमिट फॉर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट टू होल्ड अ बिल। जब भी कोई बिल पास होता है वो असेंबली से पास होता है, अगर दो हाउस है तो दोनों हाउस से पास होने के बाद स्टेट में है तो गवर्नर पे जाता है, और गवर्नर भी उसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, और अगर हमारे सेंटर के अंदर है तो डायरेक्ट ही प्रेसिडेंट पे जाता है। अब एक चीज़ हम बोलते थे पॉकेट वीटो, वो पावर होती थी गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भी और गवर्नर के पास भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइंड नहीं था कि बिल को कितने टाइम तक अपने पास ये रख सकते हैं। तो ये अगर बहुत लंबे टाइम तक रख लेते थे तो उसको पॉकेट वीटो कहते थे, कि पॉकेट में डाल लिया बिल, अभी पास नहीं हो सकता। ऐसा हुआ था एक बार गवर्नमेंट ने, जब आई डोंट रिमेम्बर जैल सिंह जी के आसपास था, आई डोंट रिमेम्बर, एक बार हुआ था पॉकेट वीटो सिनेरियो, एक बार हुआ है। तो अभी दोबारा हुआ, केरला के अंदर बिल पास हुआ और उस बिल पास को गवर्नर सर तक पहुंचाया, गवर्नर सर ने उसको वापस भेज दिया। तो रूल ये होता है, अगर आप वापस भेज देते हैं और सेम टू सेम बिल दोबारा असेंबली पास कर देती है तो सर को वापस पास करना ही पड़ेगा। बट इस बार गवर्नर सर ने प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया वो बिल। ये नहीं हो सकता, ये चीज़ें वेग थी, कॉन्स्टिट्यूशन में ढंग से डिफाइन नहीं थी। तो इसी बात पे प्ली रखी केरला ने हमारे सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए गाइडलाइंस निकाल दी हैं कि भाई अब आपके पास टाइम लिमिट है। ये सब क्या चल रहा है, गवर्नर काफ़ी छेड़छाड़ कर रहे थे हमारे सदर्न स्टेट्स के अंदर, काफ़ी टाइम से चल रहा है, केरला वाला भी और कुछ स्टेट्स में भी ऐसा होता है यार। सेंटर में जो पावर होती है उससे इन्फ्लुएंस्ड कहीं ना कहीं रहते हैं हमारे गवर्नर, बट गवर्नर कोई आपकी सेंट्रल से या फिर पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें सेट कर दी हैं, वैसे ही सब देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन सेट करी। देखो वैसे तो ये जजमेंट थोड़ी काफ़ी पॉइंट्स है इसके अंदर, बट मेजर पॉइंट्स हम देखेंगे जो आपके आने के चांसेस है। तो आपकी और पॉलिटी वाली क्लास भी लेंगे हम, उसमें ज़्यादा देखेंगे। तो टाइमलाइन सेट करी है दो तरीके की, 1 मंथ की और 3 मंथ्स की। तो देखते हैं 1 मंथ में क्या कंडीशन है। विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस, अगर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस करा है किसी चीज़ को करने के लिए, तो गवर्नर के पास एक ही मंथ है पास करने के लिए। या तो वो उसको असेट दे दे, या फिर वो रिजर्व कर दे बिल को फॉर प्रेसिडेंट। उनके पास दो ही चॉइस है, और टाइम कितना है, 1 मंथ। पहले टाइम नहीं था भाई, ठीक है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस है तो मतलब वो कह रहे हैं ठीक है आप कर सकते हैं, या फिर एडवाइस है, ये स्पेसिफिकली मेंशन करा है। देखो पावर बहुत ज़्यादा दे दी गई है रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट को। काउंसिल की एडवाइस भी बोला है कि गवर्नर पे होनी चाहिए। दूसरी टाइम लिमिट है 3 मंथ्स की, वो किसके लिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए भी है वो, अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। भाई अब काउंसिल अगेंस्ट है तो अब आपके पास सिर्फ 3 ही मंथ है। तो आप क्या कर सकते हो उसमें, या तो रिटर्न कर सकते हो बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ अ मैसेज, रिजर्व कर सकते हो प्रेसिडेंट सर के लिए, और प्रेसिडेंट सर भी क्या कर सकते हैं, बिल को डिसाइड करना पड़ेगा प्रेसिडेंट सर को लिमिटेड टाइम के अंदर ही। एनी डिले टू जस्टिफाई, और अगर डिले कर रहे हो तो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों डिले कर रहे हो। तो ये टाइम लिमिट सेट करिए, 1 मंथ का टाइम आप कब सिनेरियो में ले सकते हैं, और 3 मंथ का टाइम आप कौन से सिनेरियो में ले सकते हैं जो टाइम लिमिट पहले नहीं थी। तो आप इसे आराम से देखिए, पढ़िए। बस मेरे हिसाब से तो करंट अफेयर्स के बेसिस पे टाइम लिमिट ही पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी चीज़ें ये मैं पॉलिटी में ढंग से बताऊंगा, देखो पॉलिटी की क्लासेस में अलग से लूँगा, तो थोड़ी करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस्ड होंगी। मेरे से छुप रहा है क्या यार ये, ओ माय गॉड।
कोई नहीं, वैसे भी ये पॉइंट्स अभी मैं इतना नहीं आपको समझा रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यार नेक्स्ट है आपका कुछ जजमेंट हाइलाइट्स हैं, इन्हें देख लो आप एक बार। स्टेट गवर्नमेंट कैन सीक मैंडेमस रिट इफ बिल नॉट पास्ड विद इन टाइम। तो एक रिट्स होती है हमारी, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को मैनेज करती है, मतलब एक तरह से गारंटी करती है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, कि अगर कोई राइट वॉलेट होती है आप कोर्ट से रिट आप फाइल कर सकते हैं। तो पहले ये ऐसा नहीं था कि आप गवर्नर और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट रिट फाइल कर रहे हो गवर्नमेंट, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्ड थे। बट इस बार बोल दिया है हमारे हाई सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर बिल को ज़्यादा देर होल्ड कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिट सीक कर सकते हैं मैंडेमस की। और मैंडेमस की रिट मतलब क्या होता है, इफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट डूइंग इट्स ड्यूटी प्रॉपरली। ये भी एक अच्छी बात है। गवर्नर कैन रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट इन फर्स्ट इंस्टेंस। अब देखो वही बात कि पहले ये चीज़ क्लियर नहीं थी, तो क्या करा हमारे गवर्नर साहब ने भी केरला में कि पहले तो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया फर्स्ट इंस्टेंस में, और जब दोबारा बिल आया तब प्रेसिडेंट पे भेज दिया सेकेंड इंस्टेंस में। बट यहाँ पे कोर्ट ने बोला है अगर प्रेसिडेंट के रिजर्व करना ही है ना तो फर्स्ट इंस्टेंस में करो। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है, इफ़ अ बिल इज रिजर्व फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अब यार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मेरे भाई कि अगर 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 सुप्रीम कोर्ट, मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को हाइड करना चाहूँगा क्योंकि मेरे ऐसे तो इतना भी नहीं दिख रहा यार, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। PDF तो मैं शेयर कर ही दूंगा, है ना। ठीक है, अगर आप प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के लिए कि भाई गवर्नर कह रहा है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है बिल में स्टेट के, प्रेसिडेंट सर आप चेक करो, प्रेसिडेंट भी उसको रोक रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के लिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमसे सलाह लो। प्रेसिडेंट वैसे भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के रिजर्व कर रहे हैं तो 100% हमसे सलाह लो कि क्या इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, हम बताएंगे, हम बैठे हैं ना अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के लिए। और अगर आप हमारी सलाह को, वो तो आप इंडिपेंडेंट हो, हमारी सलाह को मानो मत मानो, बट अगर नहीं मान रहे तो एक रिटर्न में रीजन जरूर दोगे क्यों नहीं मान रहे, या फिर ऐसे ही PM साहब ने बोल दिया है ना, ऐसा देखो रियलिटी ऐसा होता है, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ बोली हैं। वैसे आपकी पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम लाइन वाला ही इंपॉर्टेंट था। बाकी हम इनसे देख सकते हैं कि भाई मैंडेमस बोला है फर्स्ट इंस्टेंस में ही प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करो, सेकेंड इंस्टेंस में नहीं। और बोला है अगर आप प्रेसिडेंट साहब अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के लिए रोक रहे हो बिल को तो हमसे सलाह लो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143, और हमारी सलाह को नहीं मान रहे तो रिटर्न में बताओ ज़रूर क्यों नहीं मान रहे। बहुत बढ़िया जी। तो यार ये होती है सुप्रीम कोर्ट की पावर, और ऐसे अगर सुप्रीम कोर्ट काम करे ना सच में तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाए कंट्री में। वेरी नाइस। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, देखो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ये इंडेक्स, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली बार आया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और पंचायत से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है यार हमारी ऑटोमेटिकली। अच्छा, पीछे मैंने ये बताया था कि इस जजमेंट से रिलेटेड आप आर्टिकल 200 पढ़ सकते हो पॉलिटी के लिए। आर्टिकल 200 में मेंशन्ड है कि कैसे गवर्नर क्या क्या पॉइंट्स पे बिल रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, स्टेट के बिल गवर्नर किस किस पॉइंट्स पे रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ये आर्टिकल 200 में मेंशन्ड है, तो आप इसको ज़रूर देख सकते हो। ठीक है, तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ये हम देखते हैं इसमें क्या आया है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं यार, तो इनको आप जल्दी से गो थ्रू करते हैं। कैटेगरीज हैं देखो इसके अंदर कुछ, देखो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट से पहले मैं देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। थीम्स ध्यान रखनी है एक तो, ठीक है, हमें 100% ध्यान रखनी है कि इस पंचायत की थीम्स क्या है। 9 थीम्स हैं, 9 थीम्स, ठीक है, और किस किस थीम्स मतलब किस किस के बेसिस पे ये इंडेक्स आपका निकाला गया है वो आपकी थीम्स होती हैं। तो आपकी 9 थीम्स है टोटल। तो पुवर्टी फ्री, चाइल्ड फ्रेंडली, क्लीन ग्रीन पंचायत, सोशल जस्टिस, हेल्थ पंचायत, हेल्दी पंचायत, वाटर सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायत विद गुड गवर्नेंस एंड वुमेन फ्रेंडली। देखो वुमेन का तो हमेशा हर जगह ध्यान रखा ही जाता है भाई,
है ना, इसमें कोई ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं है। तो ये पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा। 9 थीम्स आप अच्छी तरह गो थ्रू करिए। हाईलाइटेड पॉइंट्स भी आप देखेंगे ना कि हर थीम किस पे बेस्ड है, उसको भी गो थ्रू करेंगे तो आप आराम से एग्जाम में टिक लगा सकते हैं। तो पुअर्टी फ्री हो गया, जैसे ये हेल्दी पंचायत, हेल्थ पे हो गया, चाइल्ड पे हो गया, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, ऐसे थीम्स ध्यान रखते हैं ये। तो ये थीम्स बेसिकली होती क्या है यार, वही सोशल कल्चर में जो जिस चीज़ को गुड माना जाता है भाई, ग्रीन इन्वायरमेंट पे ध्यान रखो, चाइल्ड पे ध्यान रखो, वुमेन पे ध्यान रखो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें इन्हीं थीम्स पे बेस्ड है। 9 थीम्स ध्यान रखनी है। अब रिजल्ट क्या आया है इस इंडेक्स का, कि इस इंडेक्स के अंदर आपके 4 कैटेगरीज निकाली हैं। 4 कैटेगरीज में आपका डिफ्रेंशिएट करा है पंचायत को, कैटेगराइज करा है 4 डिफरेंट कैटेगरी में। अचीवर्स, एस्पिरेंट्स, परफॉर्मर और फ्रंट रनर। देखो यार, ये जो कैटेगरीज के नाम है बहुत ही पॉपुलर है। आपका नीति आयोग या फिर जितनी भी इंडेक्स इंपॉर्टेंट निकल रहे हैं वो इन्हीं कैटेगरी पे बेस्ड कर रही हैं सारी चीज़ों को। जैसे कि आपका आता है इंडियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया के रिलेटेड में, है ना, उसमें भी यही 4 थीम है सेम। और फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंडेक्स आता है ये एक आपका। फिर ऐसी सिमिलर थीम आपका वो जो क्लीनलीनेस पे इंडेक्स आता है उसमें भी है। तो ये तो बड़ा, अगर आप पहले से करंट अफेयर्स कर रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये नॉर्मल होना चाहिए। अचीवर की लिस्ट में कोई पंचायत नहीं है। अचीवर मतलब टॉप का, मतलब उसने सारे 9 थीम्स पे खरा उतरा है, ऐसा कोई भी नहीं है। ज़्यादातर परसेंटेज एस्पिरेंट्स में है। देखो एस्पिरेंट्स में ज़्यादातर है 60%, परफॉर्मर में भी है कुछ नंबर, बट सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हमारे एस्पिरेंट्स में है पंचायत। फ्रंट रनर जो कि आगे चल रहे हैं, अब इसके अंदर कौन है, तो यार ये ध्यान रखना, सबसे पहले है एस्पिरेंट, फिर है आपका परफॉर्मर, फिर है आपका फ्रंट रनर और टॉप पे है आपका अचीवर। शायद मैंने गलत लिख दिया, ध्यान रखना ऐसे, है ना। थर्ड पे है फ्रंट रनर। तो फ्रंट रनर में कौन आया आपका, गुजरात की पंचायत आई है फ्रंट रनर में सबसे ज़्यादा नंबर में। तो गुजरात आपका टॉप, एक तरह से पूछे तो कि कौन सी किस स्टेट की नंबर ऑफ पंचायत सबसे ज़्यादा अच्छी आई हैं, फ्रंट रनर की कैटेगरी में आई है, वो है गुजरात। तो 4 कैटेगरीज है, 9 थीम्स है, ठीक है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है आपका। अब मुझे ना एक चीज़ बताना कि एक इंडेक्स किसने निकाला है, किसके साथ निकाला है, कौन सी मिनिस्ट्री ने किसके साथ मिलके निकाला है, क्या नीति आयोग के साथ मिलके निकाला है, क्या किसके साथ। अब ये 2 चीज़ें आप मुझे बताना और खुद भी 100% याद रखना। कुछ काम खुद भी करो तो यार वो बहुत अच्छी तरह याद रहता है। मेरा कराने का यही स्टाइल है, मैं आगे भी ऐसे ही कराऊंगा। अब कुछ भी बोलो तुम लोग के सर पूरा नहीं कराते, आपको खुद नहीं पता, जो भी है आप लोगों को पता हो जाए तो मेरा पता होने का क्या ही, मेरे को पता होने की ज़रूरत नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मित्र विभूषण हमारे पीएम साहब को अभी श्रीलंका गए थे, श्रीलंका में उनको बहुत ही ऑनरेबल एक अवार्ड मिला है, वो है मित्र विभूषण। काफ़ी अवार्ड्स मिलते हैं, अवार्ड्स हमारी सॉफ्ट पावर को दिखाते हैं कंट्री की, हर कंट्री की, तो पीएम सर को मिलते हैं। तो कहाँ से मिला है, श्रीलंका से मिला है, बस ये ध्यान रखना है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है सर। श्रीलंका, ठीक है, ओके। 6th बिम्स्टेक समिट आ गया जी, 6th बिम्स्टेक समिट। तो देखो यार, ये बिम्स्टेक ग्रुपिंग है एक, ठीक है, और उसका 6th समिट हुआ है अभी थाईलैंड में, बैंकॉक के अंदर। और ये आपका डेट लिखा है यहाँ पे, हुआ का है थाईलैंड में, हुआ है बैंकॉक में। ये सारे आपके लीडर्स खड़े हैं। तो बिम्स्टेक के कितने मेंबर है, 7 मेंबर है, ठीक है। और बिम्स्टेक के बारे में एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, तो इसमें हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए, ये हम दिखाता हूँ मैं आपको अभी। तो बिम्स्टेक के बारे में पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए मेंबर्स कितने हैं। मेंबर्स, अब सबसे आसान तरीका याद रखने का, देखो उसका नाम क्या है, बिम्स्टेक कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं, तो 7 ही मेंबर है। और वर्ड्स के नाम से स्टार्टिंग ही इनकी कंट्रीज है, जैसे बी फॉर बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, ठीक है, एस फॉर श्रीलंका, ठीक है, टी फॉर थाईलैंड,
अब यहाँ पे ये दोनों से कंफ्यूज मत हो जाना, लास्ट के जो दो हैं वो बिल्कुल अलग हैं, बच गए। देखो कैसे ध्यान रखना है, ऑब्वियसली इंडियन सब कॉन्टिनेंट या हमारे सब कॉन्टिनेंट के आसपास नेबरिंग कंट्रीज ही हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ तक तो सबके नाम से स्टार्ट है, ये दोनों नहीं है। यहाँ पे बचता कौन है, अब कौन बचता है, अब बचता है हमारा नेपाल और चाइना। तो ये इसीलिए बोल रहा हूँ सी से चाइना नहीं है भाई, ध्यान रखना इस ग्रुपिंग में चाइना नहीं है। तो हमारा नेपाल बचता है और कौन रह गया, बांग्लादेश, भूटान रह गया, भूटान। तो देखो पहली चीज क्या याद रखने की कि सारे के सारे हमारे नेबरिंग कंट्री, एक तरह से सब कॉन्टिनेंट के ही पार्ट है। और दूसरा क्या, पहले के 5 तो नाम से ही स्टार्ट होते हैं, लास्ट के 2 नहीं है बस, और वो क्या है, नेपाल भूटान। तो दिमाग में रख लेना, आसपास के कौन से बच गए, हमारे प्रिय दोनों दोस्त नेपाल भूटान। हालांकि नेपाल प्रिय होने से मना कर रहा है आजकल भाई, कह रहा है चाइना का दोस्त हूँ, ठीक है। नेपाल भूटान और ये 5 स्टार्ट होते हैं। ये हो गया। कब स्टैब्लिश हुआ था, ऐसा हुआ था भाई एक 1997 में, सब में 1997 के अंदर बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन। कहाँ पे, थाईलैंड में ऑब्वियसली। और उसके अंदर कितनी कंट्रीज ने साइन करी थी, वो 4 कंट्रीज में, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल था। तो इंडिया क्या है, एज अ फाउंडिंग मेंबर 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये फाउंड हुई थी। अब इसका ना हेडक्वार्टर नहीं है, सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर नाम से नहीं है। तो कहाँ पे सेक्रेटेरिएट, ढाका, बांग्लादेश में, ढाका। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यार ये सबमिट वैसे तो एवरी 2 ईयर्स में होना चाहिए, हर 2 साल में होना चाहिए ये सबमिट, ऐसा लिखा गया है। बट ये सबमिट रेगुलरली होता नहीं। क्यों, क्योंकि यार कोई बहुत पावरफुल और बहुत पावरफुल ग्रुपिंग तो नहीं है ऑब्वियसली, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो बट हाँ होता रहता है, कोशिश यही रहती है। तो लास्ट सबमिट क्या हुआ था, 2022 में, लास्ट हुआ था 2022 में। और अब इस बार अभी हुआ है 2022 में। किसने करा था, लंका ने, श्रीलंका ने वर्चुअली करा था ये। अब हुआ है 2025 में। ठीक है सर, और क्या, अब नेक्स्ट इसका होस्ट कौन होगा, नेक्स्ट किसका, नेक्स्ट करेगा ये बांग्लादेश, बांग्ला होगा नेक्स्ट। और बांग्लादेश नेक्स्ट है, इसलिए बांग्लादेश चेयरपर्सन भी है इसका 2025 से 27 तक। 2 साल के लिए होता है ना, हर 2 साल में, तो 2 साल के लिए चेयरमैन भी बनते हैं, तो इसका चेयरपर्सन है। कौन करेगा इसको, बांग्लादेश होस्ट करेगा नेक्स्ट 2 साल बाद। ठीक है सर, ये भी आपने अच्छी चीज बता दी। तो ये चीजें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। लास्ट किसका हुआ था, श्रीलंका में, नेक्स्ट इसमें 4 कंट्रीज ने फाउंड करा था, ये कंट्रीज हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है सर, बहुत है इतना, आगे बताइए। ठीक है भाई, यही है। तो हाँ यार, ये कंट्रीज का मैप रखा हुआ था मैंने, देख लो ये मैप, कहाँ कहाँ है ये कंट्रीज, है ना। मैं बाहर बीच में आ जाता हूँ सर, आप भी हो क्या मेंबर, मैं भी हूँ भाई, मैं भी हूँ, मेरे बिना नहीं। श्रीलंका इज करंट चेयर कौन है, श्रीलंका। तो ये 7 कंट्रीज हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यार एक सर्वे हुआ है, कैपेक्स सर्वे, कैपिटल एक्सपेंडिचर सर्वे, कैपेक्स सर्वे। अब ये कैपेक्स सर्वे मैं क्यों बता रहा हूँ, कैपेक्स सर्वे फर्स्ट ऑफ इस काइंड है, पहली बार हुआ है पहले तो, ठीक है। अब यार सर्वे है, आपका कराया है, तो पता होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर्वे किसने कराया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी बोलते हैं इसको, मॉस्पी के अंदर है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, इसने कराया है ये, ठीक है। मिनिस्ट्री ये है और कंडक्टिंग अथॉरिटी ये है, ठीक है सर। अब इस सर्वे के अंदर क्या है, इस सर्वे के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को देखा गया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंट्री में कितनी हुई है, कौन कर रहा है, उसको देखा गया है, ठीक है सर। अब पता क्या चला है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 66% इंक्रीज हो गई है, 66% इंक्रीज हो गई है। ये इसकी मेन फाइंडिंग है इस सर्वे की। और कौन से ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, 2022 से अगर 25 तक देखें
तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 66% अप हो गई है। और इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कितनी इन्वॉल्व है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत चीज़ों में लगाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, बहुत सारी चीज़ों में। तो इस 66% में से प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट है? 46% इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फर्स्ट टाइम हुआ है, पूछ सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान रख लोगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये देखो भाई, ये आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स देखी आप में से किसी ने? नहीं देखी तो मिस कर रहे हो आप। मतलब मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी, बहुत ही बढ़िया, देखना चाहिए आपको। तो उसके अंदर ना वुल्फ्स होते हैं, कुछ एंशिएंट टाइम दिखाया हुआ है, उसके अंदर वुल्फ्स वगैरह होते हैं। तो वही वुल्फ, वो काफ़ी बड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वही वुल्फ को जो आज से 1,25,000 साल पहले रहते थे और लास्ट 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, उनको दोबारा बॉर्न कर दिया है भाई, रीबॉर्न कर दिया है एक कंपनी ने। उन वुल्फ्स को रिबॉर्न कर दिया है, काफ़ी बड़ी बात है। और वो वुल्फ का नाम क्या है? वो वुल्फ की स्पीशीज से आते हैं, डायर वुल्फ, तो इसलिए डायर वुल्फ रिबॉर्न। और ये जो थ्रोन देख रहे हो, गेम ऑफ थ्रोन्स के ऊपर बैठे हुए हैं ये, मतलब जो गेम ऑफ थ्रोन्स की मेन थ्रोन है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है इसके बारे में हमारे पास। तो देखो, पहली बात तो कौन सी कंपनी ने करा है? कौन सी कंपनी ने करा है? एक बायोटेक फर्म है जिसका नाम है कोलोसल। कोलोसल मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, जाइंट। कोलोसल बायोसाइंस। कहाँ की है यार? ऑब्वियसली ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें तो भाई, बड़ी कंट्री भाई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। अब इन्होंने करा क्या? इन्होंने एक्चुअली फॉसिल्स से, जो डायर वुल्फ्स के फॉसिल्स थे, मिले थे, तो उनके फॉसिल्स से उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट करा, ठीक है। और उनका डीएनए, उनके डीएनए को आज से जो डायर वुल्फ आज की स्पीशीज जिनसे रिलेट करती हैं, वो मेजरली हैं ग्रे वुल्फ। उनका डीएनए ग्रे वुल्फ का डीएनए लिया और उनका फॉसिल्स से डीएनए लिया, ठीक है। और फॉसिल्स जो डायर वुल्फ का डीएनए मिला था, वो इनके अंदर मिक्स आउट कर दिया एक तरीके से। ऐसा तो नहीं है कि 100% एक्यूरेट डीएनए उनका मिल गया हो, जो भी बहुत जैसे 70-80% मिला, वो इनके डीएनए के अंदर डाल दिया और इनके डीएनए से मिक्स कर दिया, ग्रे वुल्फ के। और फिर यहां पे कौन सी टेक्निक का यूज हुआ? क्रिस्पर जीन एडिटिंग का। क्रिस्पर जीन एडिटिंग करी, ठीक है। ग्रे वुल्फ, जो आज की वुल्फ स्पीशीज है, उनका डीएनए लिया, और फॉसिल्स से आपका किसका डीएनए लिया? आपका डायर वुल्फ का, जो रीबॉर्न करें, है ना। और इन दोनों के अंदर जीन एडिटिंग कर दी, और जीन एडिटिंग करके आपका डीएनए मिल गया प्रॉपर। और उस डीएनए को फीमेल डॉग में, डोमेस्टिक डॉग के अंदर, डोमेस्टिक डॉग में सैरोगेट करा दिया, है ना। मतलब सैरोगेट मतलब आपने एक तरह से उन बच्चों को वूम दे दिया, स्पेस टू ग्रो। जैसे मम्मी के पेट में बच्चा होता है, ऐसे ही बाहर से आपने मेल स्पर्म, फीमेल स्पर्म को फर्टिलाइज करा के और अंदर डाल दिया, किसके? फीमेल डॉग या फिर बिच, डोमेस्टिक बिच के अंदर, कल्टीवेट होने के लिए, बच्चा बनने के लिए, बड़ा होने के लिए। तो डोमेस्टिक डॉग के अंदर सैरोगेट करा। तो ये मैंने बता दिया आपको सब कुछ, इससे कुछ भी पूछ ले अब, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, ये एट मोस्ट है, टॉप है। कैसे कैसे हुआ सारी चीज़ें। थैंक यू सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, ग्रीन, कुछ भी ग्रीन से रिलेटेड होता है, फर्स्ट टाइम होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इंडियाज़ फर्स्ट एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, गाजियाबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड रिलीज करे, ठीक है। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को रिलीज करा और उससे काफ़ी पैसा लिया और एक प्रोजेक्ट में लगाया। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड्स जिसमें लोग इन्वेस्ट करें और ज़्यादा रिटर्न्स के बारे में ना सोचें। अगर रिटर्न मिला तो मिला, वरना कुछ पक्का नहीं होता रिटर्न मिले, क्या कभी कभी मिल भी जाता है,
बेसिकली लोग इन्वायरमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, पैसे मिले वापस तो ठीक है, वरना अपनी सेटिस्फैक्शन। तो वो बॉन्ड से पैसा लिया म्यूनिसिपल गाजियाबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, नगर निगम ने, और अपना एक प्रोजेक्ट में लगाया। पहली बार किसी नगर निगम ने ऐसा करा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। किसके लिए करा? फॉर टेरेस्ट्रियल वेस्ट, टेरिटरी सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब जो पानी रहता है ना, उस पानी को ट्रीट करा, पानी को साफ करा और पानी को अगेन रीयूज करा इंडस्ट्रियल यूज के लिए। इंडस्ट्रियल, अब पीने लायक तो इतना साफ नहीं कर पाएंगे, पीने लायक बना दे, बट हाँ इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर को थोड़ा साफ करा और ये सीवेज प्लांट बनाने के लिए पैसा मतलब यूज करा। अब ये सीवेज प्लांट किस पे बना है? पीपीपी मॉडल पे बना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। मतलब थोड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगाया, थोड़ा गवर्नमेंट ने लगाया और मिलके इसको बनाया। इसको पीपीपी मॉडल बोलते हैं। इस पे काफ़ी गवर्नमेंट काम कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाती है, थोड़ा खुद लगाती है और उससे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करती है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से आपका ग्रीन बॉन्ड यूज हुआ। नेक्स्ट देखो भाई, आपका एक टाइगर रिजर्व है, सिंपलीपल टाइगर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ पे है? ओडिशा में है। आपका ओडिशा में है और इसको अभी क्या कह रहा है? नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके बारे में बताता हूँ। ये क्या है? सेकंड नेशनल पार्क है, सेकंड ऑफ ओडिशा। ठीक है, इससे पहले एक ही था, भीतरकनिका। फर्स्ट कौन सा था? भीतरकनिका। फर्स्ट भीतरकनिका था, सेकंड ये वाला हो गया। कौन सा? आपका सिंपलीपल। और सिंपलीपल के बारे में एक बात पता होनी चाहिए यार, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एक नेशनल पार्क घोषित हो गया है अभी, नेशनल पार्क, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है मेरे दोस्तों, टाइगर रिजर्व। अब इससे भी कोई पूछ सकता है, क्या पता आपसे, कि भाई क्या है ये तीनों चीजें, और तीनों चीज एक साथ में रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है मेरे भाई, बिल्कुल रह सकती है। ये है, और ऐसे ही काफी भी है। एक चीज और है, ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का ना एक और प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर, ये उसका भी पार्ट है। ठीक है, ये उसका भी पार्ट है इस प्रोग्राम का। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई ये क्या क्या है आपका। भीतरकनिका नहीं, सिंपलीपल ओडिशा, टाइगर रिजर्व भी है। अब यार थोड़ा सा ये जान लो बस कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स एक तरह से स्टेट ही डिक्लेयर करता है। मतलब स्टेट ही देखेगा कि भाई ये एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना है, नेशनल पार्क बनाना है, हायर अथॉरिटीज को बोलेगा। हायर अथॉरिटीज ज्यादातर क्लियर कर देती हैं और फिर वो स्टेट ही उसको डेजिग्नेट करती है। बट टाइगर रिजर्व के लिए ऐसा नहीं होता। एक तरह से ज्यादा पावर NTCAP होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी। तो टाइगर रिजर्व तो थोड़ा सेंटर ज्यादा पावर रखती है अपने पास, और डेजिग्नेट भी थोड़ा अपने पास पावर ज्यादा रखती है। बाकी सब में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इनमें स्टेट ही डिक्लेयर करती है। ठीक है सर, थैंक यू इस इंफॉर्मेशन के लिए। अब यार एक चीज और देख लो, ये पाया कहाँ जाता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? जो भीतरकनिका है, ये आपका मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये ना एक मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है, उसका भी पार्ट है, उसका भी एक पार्ट है। तो यार यही अपना फंडा है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसमें थोड़ा डीप देख लो, उसके अराउंड पूछा जा सकता है। फालतू की न्यूज यार क्यों ही पढ़नी। तो ये थोड़ा डीप था, बता दिया मैंने, इसमें ध्यान रखना। अब यार चीताज रीलोकेटेड, देखो अभी एक न्यूज हमने देखी थी कि MP के अंदर क्या हो रहा था। आपका जो कुनो नेशनल पार्क था, वहां पे चीताज इंट्रोड्यूस हुए थे आपके अफ्रीकन कंट्रीज से। कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज से इंट्रोड्यूस हुए थे बताओ कमेंट में एक बार। तो वहां से चीताज मर रहे थे यार, काफी कुछ मर गए, कुछ जिन्होंने फीमेल चीताज ने कुछ कब्स दिए थे वो भी मर गए थे।
तो एक प्लान लाया गया कि इनको दूसरे नेशनल पार्क में कुछ चीतास को ट्रांसफर करके देखते हैं। तो 2-3 चीतास को अभी नेशनल पार्क में ट्रांसफर करा दूसरे नेशनल पार्क में, वो है आपका गांधी सागर नेशनल पार्क। खुद सीएम सर आए थे इस चीज़ को करने के लिए, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर। अरे यार एक चीज़, ठीक है हाँ। तो कहाँ पे रिलोकेट हुए आपका, मैंने डाल रखा है क्या नहीं, कहाँ पे रिलोकेट हुए आपका, टू गांधी सागर, गांधी सागर नेशनल पार्क। ठीक है, गांधी सागर। अब ये दोनों ही तो एमपी में है, कोनोबी और गांधी सागर भी कहाँ पे है, एमपी में। गांधी सागर कहाँ पे पड़ता है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में पड़ता है ये, मंदसौर एंड नीमच, नीमच, नीमच बोल लो, नीमच बोल लो, है ना, यहाँ पे इन डिस्ट्रिक्ट्स में दोनों में पड़ता है कंबाइंड। और इस रीजन को पूरे को बोलते हैं निमार रीजन, इसको बोलते हैं निमार रीजन। ठीक है सर। यहाँ पे रिवर जाती है इसमें चंबल रिवर, चंबल रिवर जाती है। और ये एक ना आपका हिस्टोरिक साइट है, एक हिस्टोरिक साइट है जिसको हम बोलते हैं छतरभुज नाला रॉक। ये एक साइट है, मतलब कलेक्शन ऑफ सम रॉक्स हैं, कुछ आर्किटेक्ट, एंशिएंट आर्किटेक्ट हैं, तो इस नेशनल पार्क के अंदर भी ये पढ़ते हैं मेजरली। ठीक है, छतरभुज नाला रॉक्स, शेल्टर है एक तरह, शेल्टर पूरा नहीं, छतरभुज नाला रॉक शेल्टर, तो ये इसका भी एक पार्ट है। अब कौन कौन से, देखो दो नेमिंग बहुत होती है, जो कुछ ही होते हैं ना, चीता, हर एनिमल की ना नेमिंग तो होती है ज़्यादातर, जो कम क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा है तो उनकी नेमिंग कहाँ ही होगी। तो इनकी भी नेमिंग थी, तो दो जो है रिलोकेट करेंगे, एक का नाम है प्रभास, एक का नाम है पावक। तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि प्रभास और पावक रिसेंटली न्यूज़, इनके कौन थे, ये 2 चीताज हैं। तो मैं बार बार नहीं कहूँगा, जो भी बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ये आपने बता दिया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, रिसेंटली इंडिया ने एक अपनी इंटरनल एमओयू वगैरह साइन करा है और हेडक्वार्टर्स असाइन करें इस ऑर्गेनाइजेशन को। यार ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने ही इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, हमने ही बनाई है ये, और इसके अंदर जितनी भी इम्पॉर्टेंट बिग कैट्स हैं जो कि कम क्वांटिटी में हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, वो हैं, उनको बचाने वगैरह के रिलेटेड है, कंजर्व देम, हमने स्टार्ट करा है। और इसकी सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर्स हमने डिजिग्नेट कर दिए, और वो कहाँ पे, ऑब्वियसली इंडिया में होंगे। तो बिग कैट अलायंस हमने स्टार्ट करा था, किसके साथ करा था, अफ्रीकन कंट्री थी एक दो, उनके साथ मिलकर स्टार्ट करा। बताओ अब किसके साथ करा था, कि मुझे भी याद नहीं है ना। तो इसके अंदर बिग कैट्स कौन कौन सी है, सारी बिग कैट्स हैं, जैगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड। इसमें इंडिया में कौन कौन सी नहीं पाई जाती, इसमें 2 इंडिया में नहीं पाई जाती। इंडिया के अंदर भाई प्यूमा नहीं है, इंडिया के अंदर प्यूमा नहीं है, चीतास तो आगे, और क्या है, जैगुआर नहीं है। तो ऑब्वियसली जो अनहर्ड नेम्स हैं, जो कम सुने जाते हैं, ये दोनों ही हैं, वो दोनों है ना। जैगुआर प्यूमा कहाँ सुना जाता है, जैगुआर प्यूमा दिखाइए सर, इंडिया में ये नहीं है, बाकी सब इंडिया में है। ठीक है, अब बिग कैट्स के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई इनके हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट अभी डिजिग्नेट करा है। सेक्रेटेरिएट ये कहाँ है, इंडिया के अंदर, वेरी नाइस। 2003 में फाउंड हुई थी ये, 2023 में, 3 कह रहा हूँ, 5 कंट्रीज ने मिलके से फाउंड करा है। ठीक है, ये मेरे को बताओ यार एक बार, मुझे नहीं पता। ठीक है, बिग कैट मैंने आपको बताई दी है कौन कौन सी होती है, और ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा याद रखनी है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यार अभी ना रिसेंटली एक इनिशिएटिव है, क्या इनिशिएटिव है सर, एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। ये FAO, फूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। किस पे, अर्थ डे पे, अर्थ डे। अभी अर्थ डे कब आता है, 22
अप्रैल। वैसे तो डेज का मैं ज़्यादा फैन नहीं हूँ, क्योंकि डेज है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, पूछने के चांसेस कम है, बट क्योंकि इस पे था तो मैंने बता दिया इस इनिशिएटिव का। तो इस बार अर्थ डे की थीम वगैरह तो देखो मैंने शायद वो रखा है नहीं, तो अर्थ डे इतना पता होना चाहिए। थीम आप मुझे बताना यार, थीम कमेंट में बताओ थीम क्या है इसकी अर्थ डे। तो इसने इनिशिएटिव लॉन्च करा है फॉर व्हाट, इसका एम क्या इनिशिएटिव का, कर क्या चाहता है इस इनिशिएटिव, ये नेचर को रिस्टोर करना चाहता है, जो खराब नेचर हो गया उसको वापस आओ, ठीक हो जाओ। तो क्या एम है, टू रिस्टोर 30% बाय 2030, इकोसिस्टम को रिस्टोर इकोसिस्टम, ठीक है, ये इसका एम है एक्चुअली। तो ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट बताओ हमें। तो यार नेक्स्ट एक एआई है, एआई किरण लॉन्च करा है अभी अक्रॉस इंडिया। एक हमारी बहुत फेमस टेक फील्ड के अंदर सीईओ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर चुकी हैं, डेवलपर हैं फॉरेन के अंदर, पता नहीं किस कंपनी की सीईओ थी, मुझे याद नहीं है। उनका नाम है कीर्तिका रेड्डी, क्या नाम है, ब्लैक में कर लेता हूँ, बाय मिस कीर्तिका रेड्डी। इन्होंने इस एआई को लॉन्च करा है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि वुमेन हर फील्ड में इसको अच्छी तरह यूज कर पाए, इन एजुकेशन, इन लर्निंग, है ना, बाकी काफ़ी सारी चीज़ों में। तो आप इतना ध्यान रखोगे कि एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है और अक्रॉस एवरी फील्ड। तो एआई किरण फॉर वुमेन एम्पावरमेंट बाय होम, बाय कीर्तिका रेड्डी मैम। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेम 2, FRAM, फ्रेम तो मैं नहीं फ्रैम 2। अब ये फ्रैम 2 एक मिशन है यार, फ्रैम 2 एक बहुत ही लाजवाब मिशन है। क्यों? क्योंकि एक पहली बात तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, कि भाई ये फर्स्ट मिशन है, फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू क्रूज पोलर एक्सिस ऑफ अर्थ से क्रूज होके गया। फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू डायरेक्टली क्रूज ओवर पोलर रीजन। पहला ह्यूमन ऐसा मिशन जो सीधा पोलर रीजन से क्रूज होके गया है। पोलर रीजन क्या होता है सर? देखो ज्यादातर क्या होता है कि ये हमारे रीजन्स हैं जहाँ पे सैटेलाइट देखो ट्रैवल कर रही है, तो लॉन्च भी ऐसे होती है। मान लो यहाँ से लॉन्च करी और ऐसे स्पेस के अंदर हमने ये सैटेलाइट छोड़ दी, तो इसने अपना ये ऑर्बिट में घूमे जा रही है। ये यहाँ से लॉन्च करी और ऐसे छोड़ दी, तो अपना ऐसे घूमे जा रही है, ये ऐसे घूमे जा रहा है। तो सैटेलाइट्स तो ज़्यादातर ये देखो, ये पोलर ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो सैटेलाइट्स तो काफ़ी पोलर ऑर्बिट से भेजी जाती हैं, बट ह्यूमन फ्लाइट मिशन पहला है जो ऐसे पोलर ऑर्बिट से भेजा गया है। क्योंकि पोलर ऑर्बिट यार बहुत ही डिफिकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, जब आप इसके टॉप पे होते हो ना, तो आपको पूरा अर्थ का ढंग से व्यू दिखता है। यहाँ पे तो आपको सीधा फ्लैट दिख रहा है, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पोलर ऑर्बिट में फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट मिशन है, ठीक है सर। और क्या है इसके बारे में, यहाँ पे ना ये एक प्राइवेट मिशन है यार, प्राइवेट मिशन, मतलब कोई एजेंसी ने नहीं बनाया है कि भाई नासा ने, इसरो ने, नहीं, प्राइवेट बंदा था एक बिटकॉइन बिलियनर, शायद चाइनीज ओरिजिन का है, नाम मेरे को याद नहीं, व्यू हांग करके, उसने इसको इन्वेस्ट करा है, खुद भी गया और बंदों को भी अपने साथ लेके गया। तो इसमें 4 लोग गए हैं, शायद 4 लोग गए हैं इस मिशन के अंदर। और इस मिशन के अंदर ये करेंगे क्या, फर्स्ट एक्सरे होगा, पहली बात तो स्पेस में फर्स्ट एक्सरे, है ना, और आपका जैसे मशरूम वगैरह उगाना है, शायद इससे रिलेटेड है। तो मेन इंपॉर्टेंट यही था, एक्सरे होगा और एक मशरूम ग्रोइंग का कुछ एक्सपेरिमेंट होगा। अभी लॉन्च किसने करा है, ऑब्वियसली जैसे सब लॉन्च कर रहे हैं, नासा भी उससे लॉन्च करा रही है, स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट,
ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, एक प्राइवेट भी है ये मिशन की फर्स्ट ये अचीवमेंट भी है, ये 4 बंदे हैं, ये है, तो इसीलिए यार थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। पोलर रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे रीजन्स होते हैं, सैटेलाइट यहाँ से जाती है, ये वाला पोलर है। बहुत बढ़िया। पानी पी लूँ? मना भी करोगे तो भी पीऊँगा भाई, बहुत प्यास लग रही है। ठीक है सर, आगे बताओ, आगे बताता हूँ भाई। ये है आपका बैट कोमॉन यार। एक देखो इतनी बड़ी डिस्कवरी तो नहीं है, बट स्टिल स्पेशल फीट फॉर अस एज इंडियंस कि एक डिवाइस बनाया गया है जिससे यू कैन प्रेडिक्ट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बैट्स, कि बैट्स कहाँ से आ रहे हैं, बैट्स कहाँ जा रहे हैं। जो क्या कर रहा है डिवाइस के अल्ट्रासोनिक वेव्स को ह्यूमन ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट कर रहा है, कि हम उन वेव्स को, जो कि सबको पता है बैट्स डॉल्फिन्स ये सब अल्ट्रासोनिक वेव से ट्रैवल करते हैं, अंधे होते हैं वैसे तो ये, बट हम लोग इसीलिए इनको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते इतनी जल्दी से बैट्स वगैरह को। तो डिटेक्ट क्यों करना है? स्टडीज़ के लिए और भी किसी पर्पस के लिए करना हो तो इसलिए ये जो बनाया गया है बैट कोमॉन फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आपका अल्ट्रासाउंड्स टू ह्यूमन ऑडिबल में कन्वर्ट करता है। तो ये किसने बनाया है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ना एक बहुत इंस्टीट्यूट ने बनाया, काफ़ी लोगों ने मिलके थोड़ा इसमें काम करा है, बट ये पता होना चाहिए डिवाइस क्या करता है बैट कोमॉन। ठीक है, बस इतना इनफ है। ये देखिए, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी 2 बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट बुक्स, एक सेक्रेट है एक नहीं है, मतलब जो बहुत पूजनीय है। हाँ यार, आर्ट वालों के लिए दूसरी भी सेक्रेट है, पूजनीय है, वो है हमारी भगवत गीता और नित्य शास्त्र। भगवत गीता आपको सबको पता है। नित्य शास्त्र क्या है? एक बुक ऑफ आर्ट है, उसके अंदर डिफरेंट डांसेस बताए गए हैं। ये हमारी बहुत पुरानी बुक है। श्री भरत मुनि जी ने इसको लिखा था। और भगवत गीता आप सबको पता है किसने लिखा था? स्वामी वेद व्यास ने। तो वेद व्यास जी ने इसको लिखा था और इसको भरत मुनि जी ने इसको लिखा था। ठीक है, इन दोनों को, सर आप इनके बारे में बता तो रहे, इन दोनों से है क्या? यूनेस्को ने इनको कहाँ पे ऐड करी है? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में। यूनेस्को की एक स्पेशल जैसे इनिशिएटिव है, बहुत सारे, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, ऐसे ही एक है रजिस्टर ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को ने इसको अपने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इन दोनों को रजिस्टर कर लिया है कि यार ये दोनों एक रिकॉग्नाइज्ड बुक है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। आपको पता होना चाहिए किसने लिखी है और इनको रजिस्टर कर लिया, इतना बहुत है। हाँ, एक दो चीज़ और, टोटल कितनी हो चुकी हैं आज की डेट में? जो ये मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है, ये कितनी है टोटल 14 है इंडिया से, 14 फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो ये पता होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू सर, आगे बताओ सर। ठीक है, अब आ गया थोड़ा जीआई टैग के बारे में। देखो, कन्नाडी पाया, क्या बोलते हैं इसे? यार कोई अगर उस रीजन का हो तो मुझे बताना जरूर यार, केरला का क्या स्पेल करते हैं इसे, है ना? केरला से इस आर्ट को क्या मिला है? जीआई टैग। ये क्या है? एक तरह से चटाई बोलते हैं हमारे यहाँ, चटाई या फिर दरी वगैरह बनाने का एक आर्ट है। इसको हम मिरर मैट भी बोलते हैं, एक तरह से मैट हो गया, इंग्लिश में बोलोगे तो मैट, मिरर मैट। रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इतना रिफ्लेक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा मिरर की तरह। तो हाथों से बनाते जाते हैं बैम्बू वगैरह का यूज़ करके। और इसके बारे में खास बात क्या है? ये फर्स्ट ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम केरला है जिसको जीआई टैग मिला है। ट्राइबल क्राफ्ट फ्रॉम केरला, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़, है ना, कि फर्स्ट ट्राइबल आर्ट केरला से है जिसको जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग आपको पता है पूछ लेता है ओकेजनली,
तो बहुत सारे मिलते हैं। तो मिरर मैट, ये से कन्नाडी पाया, ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे। एक चीज़ और, सारे जितने भी जीआई टैग हैं उन्हें लिख लो। मैंने सारे इंक्लूड नहीं करे हैं क्योंकि 10-15 हैं जो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है वो करे हैं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं यार जीआई टैग। तो आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं पिछले 6 महीने के, मतलब आप अप्रैल से मार्च से कर सकते हो। नहीं, मार्च से कर सकते हो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ इतना बहुत है। 6 महीने के जीआई टैग्स कर लो, किस किस को मिला है। डायरेक्ट पूछता है, डीप नहीं कुछ पूछता ज़्यादा। ठीक है, यहाँ कुछ है, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। अब यार एक हमारी फर्स्ट स्टेट तेलंगाना में ऐसा कारनामा हुआ है कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी करा है। एससी होते हैं, हमें पता है एससीज का कुछ कैटेगरीज हैं जिनको कोटा मिलता है, काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलती है, क्योंकि वो बहुत पहले से डिप्राइव्ड होते आए हैं। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मैनी थिंग सिंस इंडिपेंडेंस, उससे पहले भी बहुत पहले से उनके साथ गलत होता है, तो उनको अब उनका सम्मान या फिर उनका हक देने के लिए हम उनको इक्वल कर रहे हैं सोसाइटी में कोटा देके। ऐसा कोटा को जस्टिफाई करने के लिए बोला जाता है। तो तेलंगाना में पहली बार, जैसे एससीज हैं तो सारे एससीज हैं, सबको कोटा मिलेगा, बट तेलंगाना में बोला गया कि नहीं, सारे एसटीज एक बराबर नहीं है। कुछ बहुत ही पॉवर्टी के पास है, काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, कुछ थोड़े कम, ऐसे कैटेगराइज करा है एससीज को भी तेलंगाना में पहली बार। तो हाँ, ऑब्वियसली उनके कोटे में भी कुछ चेंजेस होंगे। तो पहली स्टेट बनी है तेलंगाना टू सब कैटेगराइज एससीज। ग्रेट। ये देखो यार कितना इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक के लिए ही अभी जब थाईलैंड गए थे हमारे पीएम, तो वहाँ पे एक फेमस उन्होंने टेम्पल को विजिट करा, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है फेमस वहाँ का, आपका वॉट फोर्ट थाईलैंड के अंदर टेम्पल है। ये पीएम सर ने विजिट करा। सीधा सीधा पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान रखना वॉट फोर्ट टेम्पल्स। फिर आगे देखते हैं भाई, देखो चाइना, हम सबको पता है कि यार चाइना, अब यार हाँ, वॉट फोर्ट टेम्पल के बारे में कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी हो जाता है। क्या? ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रजिस्टर, यूनेस्को मेमोरी रजिस्टर, वर्ल्ड मेमोरी, यार क्या, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर ये भी इंक्लूडेड है। जैसे कि हमारा अभी 2 चीज़ इंक्लूड हुई हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसके बारे में, इसको बोला जाता है ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। क्या है? बुद्धिस्ट टेम्पल है सर, ग्रेट। और इसके अंदर ना एक बहुत बड़े रिक्लाइनिंग बुद्धा है। रिक्लाइनिंग बुद्धा मतलब वर्ल्ड के लार्जेस्ट है अभी तक, रिक्लाइनिंग बुद्धा है, इसलिए इसको टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा भी बोला जाता है। टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा, ये चीज़ें ध्यान सकते हैं यार। ये आप सबने सुना होगा थाईलैंड की मसाज के बारे में, मैंने पता नहीं आपने क्या सुना है, बट एक बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर है ना, काफ़ी रिलैक्सिंग होती है। मसाजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप लोग तो पता नहीं सर, मसाज के नाम पे हंसने लगते हो, ये सब चीज़ें है ना, मैं थोड़ी हंस रहा हूँ। तो ये थाईलैंड की जो थाई मसाज है, ये इसी टेम्पल से स्टार्ट हुई थी, है ना। तो इट्स अ आर्ट कि कैसे आप बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो सिर्फ प्रेसिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। होम ऑफ थाई मसाज यहीं से स्टार्ट हुआ था। और ये चीज किसके अंदर है? यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट में ये इंक्लूडेड है। यूनेस्को थाई मसाज, यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है थाई मसाज। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यार, प्लीज़ मेरे भाई इसको ध्यान रखना। थैंक यू सर, आगे बताओ यार। देखो ठीक है, हाँ एक चीज़ और देख लेना, यहीं पे इसी टेम्पल में फर्स्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी है थाईलैंड की, फर्स्ट पब्लिक, जैसे हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटी कौन सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है। तो थाईलैंड की फर्स्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी यहीं पे ही है। कहाँ पे? थाईलैंड के इस टेम्पल में, वाट फोर्ट टेम्पल में। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में।
यार जैसे कि आपको सबको पता है कि चाइना सबके साथ ट्रबल में रहता है, तो साउथ चाइना सी के अंदर भी वो काफ़ी कंट्रीज़ के साथ परेशानी करता ही रहता है टेरिटरीज़ को लेके, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, फिलीपींस हो, आपका थाईलैंड क्यों ना हो, खुद थाईलैंड की तो नहीं है एक दो जगह डिस्प्यूट, सारे इनका जो आपकी साउथ चाइना सी के आसपास कंट्रीज है उनका है डिस्प्यूट। तो अभी रिसेंटली फिलीपींस के साथ उसका डिस्प्यूट था, किसमें, एक आइलैंड में जिसका नाम है पैग आसा आइलैंड। पाग आसा आइलैंड के अंदर उसने एक रीफ को, रीफ एक टाइप से क्या होता है, एक छोटा सा आइलैंड जहाँ पे रीफ देखिए आपने, ऐसे रीफ ग्रो रहती है, तो छोटा एक तरह से इस आइलैंड का एक पार्ट मान लो। तो इस आइलैंड के अंदर टेक्सियन रीफ, टेक्सियन रीफ को किसने, आपके चाइना ने कैप्चर कर लिया है। टेक्सियन रीफ टेकन बाय चाइना, ठीक है, इस रीफ को चाइना ने कैप्चर कर लिया। तो ये कहाँ पे होता है, देखो ये आपकी लोकेशन है वर्ल्ड मैप पे, ये आपका एशिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ये वाला, ये जो थोड़ा कटा हुआ है, ये आपका थाईलैंड, ये आपका म्यांमार होते हुए थाईलैंड होते हुए, ठीक है, ये आपका साउथ चाइना सी है, और ये आपका सारा फिलीपींस है, यानी बोर्नेई है, और यहाँ पे इसको हुआ है, जूम करके दिखाया हुआ है, तो ये एरिया है। फर्स्ट फग आसा आइलैंड, तो क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है फग आसा आइलैंड कहाँ पर है, साउथ चाइना सी में है, एशिया में, ऐसा कुछ। टक्सियन रीफ जो अभी न्यूज़ में थी, ये कहाँ पे, ये पूछ सकता है। फिर और भी कुछ डिस्प्यूटेड रीजन इन दोनों के बीच में क्या है, आपका मेन है स्पार्टली आइलैंड, ये भी कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में है, साउथ चाइना सी के अंदर है। और कौन से हैं डिस्प्यूटेड रीजन, देखो आपके डिस्प्यूटेड रीजन, स्कारबोग, स्कारबोरॉग आइलैंड, ये भी आपका डिस्प्यूटेड रीजन है। तो ये दोनों ही है वैसे सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड रीजन, और स्पार्टली आइलैंड में ही ये फागासा आइलैंड लाया करता है वैसे तो, बट पता हो स्पेसिफिकली तो अच्छा है, स्कारबोरॉग आइलैंड, ठीक है, ठीक है, तो इतना पता है बहुत है, स्कारबोरॉग, स्पार्टली, ये और ये अभी लिया गया, वेरी गुड। आगे देखते हैं, एक आइलैंड है आपका टूटी आइलैंड, टूट रखी है भाई इन दोनों के बीच, ठीक है। टूटी आइलैंड कहाँ पे लाई करता है, आपका सूडान में, ये सूडान का एरिया है। सूडान के अंदर ना एक बहुत पहले से ना एक तरह से वॉर चल रही है 2023 से, आपकी एक इंटरनल सिविल वॉर तो नहीं कहूँगा, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ही है, किसके बीच में, आर्मी, सूडानीज आर्मी वर्सेस उसकी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री, क्या नाम है उसका, आरएसएफ, आरएसएफ है, रैपिड सपोर्ट फोर्स। तो इतना नहीं पता होना, जस्ट पता होने की जरूरत, बस आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच, रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लड़ाई चल रही है, पावर की लड़ाई है सारी, ये कौन पावर होस्ट करेगा। तो यहाँ भी थोड़ा ऐसा ही सीन रहा है कि मिलिट्री कू हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पे मिलिट्री लीडर्स ने पावर ले ली है, और तो इस बार पैरामिलिट्री ने भी बोला कि भाई हम हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली एक आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है बिल्कुल, वो है टूटी आइलैंड। कहाँ पे पड़ता है ये, ब्लू नाइल रिवर के अंदर, ये ध्यान रखना है, ब्लू नाइल। तो नाइल जो रिवर है वो आपकी दो स्ट्रीम से मिलके बनती है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल। तो सूडान में यहाँ पे आपका होते हुए जाती है बिल्कुल, ब्लू नाइल के अंदर पड़ता है। टूटी आइलैंड कहाँ पड़ता है ये भी पूछ सकते हैं, सीधा सीधा सूडान के अंदर, ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अभी एक आइलैंड, एक आपका आइलैंड नहीं है, आपका वोल्केनो इरप्ट हुआ है, पोआस वोल्केनो, सो क्या प्रोनाउंस करेंगे, देख लो यार एक बार। ये आपका कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका कहाँ पर है आपका, ये आपकी देखो मैंने इसके लिए मैप भी रखा है, ये आपका सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, तो ये पता होना चाहिए। और ये वोल्केनो इस कंट्री के अंदर पड़ता है, और ये इरप्ट हुआ है लास्ट, ये बहुत टाइम पहले इरप्ट हुआ था थोड़ा बहुत, बट इस टाइम थोड़ा डिजास्टरस इरप्ट हुआ है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, जो कि एक रात में असेंबल कर दिया, कुछ 5-6 घंटे के अंदर ही, और ये काम एक ही कंट्री कर सकती है, जापान, मेहनती कंट्री है बहुत। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टेशन बाय जापान, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। COPS, कॉप्स मतलब एक से ज़्यादा कॉप्स, एक तो COP होता है, कॉप्स COP, तो
तीन एक तरह से ट्रीटीज की कॉप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। मतलब कि भाई कोई भी ट्रीटी वगैरह है जो हर साल मिलने आया, ऐसा है कि भाई मिलना है हमारे साथ, उनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हर साल मिलती है। तो तीन ट्रीटीज हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक साथ होती है ज़्यादातर। वो है बेसल, रॉटरडम और स्टॉकहोम्स। तो इसको बोलते हैं BRS कॉर्प्स, BRS कॉर्प्स, जो क्योंकि बेसल, रॉटरडम और स्टॉकहोम्स की कन्वेंशन एक साथ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इन तीनों की मिलती है, क्योंकि ये तीनों सिमिलर चीज़ पे काम कर रहे हैं एक तरह से। किस पे भाई? केमिकल्स और वेस्ट पे, केमिकल्स एंड वेस्ट पे काम कर रहे हैं, इनको कम करने के लिए। तभी टाइम को बचाने के लिए, रिसोर्सेज को बचाने के लिए तीनों की पार्टी एक साथ ही कॉन्फ्रेंस कर लेती है। तो इस बार ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है स्विट्जरलैंड में, जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये हुई है। ठीक है। और ये केमिकल और वेस्ट पे होता है। थीम क्या है इसकी, ये बताओ मुझे। थीम क्या थी इस बार इसकी? थीम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हो। इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है कि कहाँ पे हुई है और BRS कॉर्प किस किस की होती है? बेसल, रॉटरडम और स्टॉकहोम्स की। किस चीज़ पे बेसिकली है ये? बेसिक जो उनका तीनों का कंबाइंड मोटिव है वो ये है, केमिकल्स एंड वेस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है सर, थैंक यू सर। आगे बताओ सर। देखो ये एक GI टैग है, सौदागिरी एक GI टैग मिला है सौदागिरी को। ये एक अहमदाबाद बोलते कोई है तो यार बताना क्या बोलते? अहमदाबाद का GI टैग है। अहमदाबाद का इंपॉर्टेंट GI टैग है, मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया। बाकी आप ही का होमवर्क है कि जो जो GI टैग मिले हैं वो पता होने चाहिए। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, एक प्रिंट है डिफरेंट टाइप का, वो अहमदाबाद को मिला है। ग्रेट। नीलगिरी तहर सेंसस, तो एक एनिमल है नीलगिरी तहर, इसका सेंसस हुआ है स्पेशली। ज़्यादातर ये साउथ में पाया जाता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। ज़्यादातर वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है यार, ये वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी तहर। इट इज शान है वेस्टर्न घाट की, है ना। तो कहाँ पे हुआ है इसका सेंसस हुआ है कि कितने हैं ये? तो किसने कराया है इसका सेंसस मिलके? इसका करा है तमिलनाडु एंड केरला, जहाँ ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑब्वियसली केरला का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है एराविकुलम, इसमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एराविकुलम नेशनल पार्क, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वेस्टर्न घाट्स के अंदर ये पाया जाता है। इसका IUCN स्टेटस क्या है? अब IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बताती है कौन से ऑर्गेनिज्म या फिर कोई स्पीशीज, प्लांट की, एनिमल्स की, कौन सी एंडेंजर्ड है या कौन सी सुरक्षित है, कौन सी खराब स्टेट में है। इसका स्टेटस है, ये है भाई एंडेंजर्ड। इसके बहुत सारे स्टेटस IUCN के बहुत सारे होते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन दी नेचर, ऐसे करके बहुत सारे। तो उसमें कौन से लेवल पे एंडेंजर्ड, तो ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं भाई। आगे देखते हैं कुइपर मिशन। यार एक अमेज़न का मिशन है कुइपर मिशन। अभी कुइपर मिशन, ये पहली बात तो ये कि ध्यान रखना है अमेज़न ने कुइपर मिशन किसका है? अमेज़न का। किस लिए है? कनेक्टिविटी अक्रॉस ग्लोब। जैसे कि आपका स्टारलिंक है ना, इसका एलॉन मस्क का, है ना। तो ऐसे ही अमेज़न का अपना कुइपर मिशन, इसमें इसने बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजी हैं और इससे क्या होगा, इसका स्टार्ट हो जाएगा फॉर गिविंग कनेक्टिव, इंटरनेट देगा या कॉलिंग देगा, वो भी पता चलेगा क्या नया है। ठीक है सर। ये भाई हमारा एक सुपरस्टार लड़का है ना, बहुत बढ़िया, बिहार का लड़का है यार ये, और 14 ईयर्स ओल्ड है ओनली ये सर। 14 ईयर्स ओल्ड। क्या कर रहे थे आप 14 साल में? क्या कर रहे थे भाई? 14 ईयर्स ओल्ड में इन्होंने सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी है, फास्टेस्ट IPL सेंचुरी। पहली चीज तो ये, और यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं
यंगेस्ट टू स्कोर आईपीएल सेंचुरी, स्कोर आईपीएल सेंचुरी, सेंचुरी जो भी है यार, ठीक है। अब नाम क्या है इनका सबको पता है, आपका वैभव सूर्यवंशी। तो ऐसे क्वेश्चन ना पूछ लेता है, क्रिकेट से रिलेटेड पूछ लेता है, इसलिए मैंने डाला और उसका काफी शोर हुआ था, ठीक है, ऐसे करके। तो ये चीजें ध्यान रखना भाई। यार लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड हर साल मिलता है। इस साल थोड़ी एक एमिनेंट पर्सनैलिटी है हमारी, जो कि है बिरला ग्रुप के चेयरमैन, जिनका नाम है कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला। इन सर को मिला है इस बार, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो हर साल मिलता है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मिस्टर बिरला को मिला है इसलिए मैंने रखा। अमरावती, देखो हमारे आंध्र प्रदेश की एक सिटी है अमरावती, जो उसकी प्रपोज्ड कैपिटल भी बनाई गई थी। इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई थी, बट ये एक सिटी ऑफ फेलियर बोली जाती है, इन्वेस्टमेंट के बाद भी इसमें बूम नहीं आया। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है कि भाई अमरावती, क्योंकि आंध्र प्रदेश इस बार के सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू, और चंद्रबाबू नायडू और इन सब ने कॉलिजन सरकार के साथ है, सेंट्रल बीजेपी के साथ, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट तो मिलनी है, कुछ ना कुछ तो आना ही था। तो अमरावती सिटी को बना रहे हैं फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग सिटी, फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग सिटी। और इसके अंदर डेजिग्नेटेड प्लेस बनाई जाएगी क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, पूरा एक शहर का एरिया जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए बहुत एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ये सारी चीज़ें, तो ये ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। अभी काम चल रहा है यहाँ पे, देखो काम चल रहा है तो ध्यान रखना। यार पोप फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस एक और एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, ये अभी इनका निधन हो गया है, ये हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, तो 2025 में यहाँ से यहाँ तक। हु वॉज ही वॉज हेड ऑफ, देखो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी 2-3 सब कैटेगरी है, मतलब बिलीव्स हैं, सब बिलीव्स हैं। तो इस न्यूज़ में यार हमारे एक बहुत ही इमिनेंट पर्सनालिटी हैं हमारे पोप फ्रांसिस सर। अब ये क्या थे, देखो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ना कुछ सब बिलीव्स हैं, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ बिलीव्स हैं, जैसे कि ही वॉज द हेड ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च। तो एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी थी यार वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, रोमन के, क्योंकि सबसे बड़ा आपका रिलीजन स्प्रेड आउट कौन सा है वर्ल्ड में और पावरफुल कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी। उसके बाद नंबर में आता है आपका मुस्लिम्स, उसके बाद आपका शायद हिंदूज आता है, हाँ। तो रोमन कैथोलिक चर्च के हेड थे, तो इसलिए ही वॉज वेरी पावरफुल। और कौन कौन सी, जैसे कि आता है कि भाई वेस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हो गए, आपके ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हो गए, ये सब और अलग अलग टाइप आते हैं। तो इतना ध्यान रख सकते हैं। पोप फ्रांसिस कौन थे, ये कहाँ पे स्टैब्लिश थे रोमन कैथोलिक चर्च के लीडर, ये आपके वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी के अंदर ज़्यादातर इनका मेन जो ऑफिशियल रेजिडेंस था एज अ हेड ऑफ कैथोलिक चर्च, वहाँ पे रहते थे, ठीक है सर। आगे देखते हैं, ये थे थोड़ा देखो हमारी बहुत ही यंग एक्ट्रेस हैं अनन्या पांडे, है ना, और ये शी इज़ दी फर्स्ट पर्सन टू बी दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शैनल। शैनल एक ब्रांड है, चैनल 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 मत बोल दियो भाई, चैनल मत बोल दियो, ठीक है। शैनल एक ब्रांड है आपकी, और काफ़ी लग्जूरियस ब्रांड है, यूरोप फ्रांस की है, इटली की, आई डोंट रिमेंबर, बट इनकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, फर्स्ट इंडियन टू बी ब्रांड एम्बेसडर इज
अनन्या पांडे, सच अ बिग फीट सच अ एज। विजहिंजम पोर्ट, विजहिंजम पोर्ट के बारे में क्या कहोगे सर? विजहिंजम पोर्ट क्या है? केरला का एक पोर्ट है, केरला का एक पोर्ट है। ये इट इज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट ऑटोमेटेड और ऑटोमेटेड पोर्ट, मतलब जो ऑटोमेशन वाली बात है ना, ये पहली बार है शायद। इसको आप पहली बार के भाई एआई से ड्रिवन अपने आप पोर्ट खुल जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, थोड़ा ऐसे ऑटोमेशन वाली बात है। और ऐसा कॉम्बिनेशन ट्रांसशिपमेंट के साथ पहली बार हुआ है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन से होते हैं कि भाई बोट्स एक जगह पे आती हैं, रुकती हैं और फिर दूसरी जगह जाती हैं। ट्रांसशिपमेंट मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं जा रही, ले ओवर ले रही हैं या फिर बोर्डिंग करा रही हैं फिर जा रही हैं, ऐसा कुछ, उसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बोलते हैं। तो इट इज अ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट ऑटोमेटेड डीप पोर्ट। तो तीनों चीज कॉम्बिनेशन में पहली बार बोला जा रहा है इसको। तो डीप पोर्ट है ये, ट्रांसशिपमेंट भी है और ऑटोमेटेड भी है। ठीक है सर, केरला के अंदर है। ठीक है सर। नेक्स्ट न्यूज इज लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड है एक, जो कि जापान में दिया गया है। एक बहुत ही ऑनरेबल, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड अवार्ड है, जिसको क्रिटिक्स भी एक्लेम करते हैं, है ना। और इसको मिला है हमारे इंडियन ओरिजिन के, इंडियन ही हैं ओरिजिनली, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, इनको मिला है लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होती है ये बताओ मुझे एक बार कमेंट में, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ, इनलाइटन मी गाइस। ठीक है, हमारी एक लेजेंड है कुदुमिनी लखिया, शी वॉज अ कथक लेजेंड, शी रिसेंटली पास्ड अवे। तो पास्ड अवे वाले जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हमारी होती हैं उनसे भी क्वेश्चन यार पूछ लेता है। तो ये बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी है कुमुदिनी लखिया। हाँ, कौन से उसकी है ये, व्हाट डज शी डू? कथक लिखा ही हुआ है यार, मैंने आप लोगों से पूछना था यार, कथक लेजेंड है ना। नेशनल क्रिटिकल मिनरल अवार्ड, अभी नेशनल अवार्ड नहीं, मिशन। देखो गवर्नमेंट ने नेशनल क्रिटिकल मिशन को स्टार्ट करा है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि यार आने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इन्हीं कुछ मिनरल्स के ऊपर बेस्ड है, यही मिनरल्स ड्राइव करते हैं। ये मिनरल्स जैसे निकल, जैसे कोबाल्ट, जैसे कि लिथियम, है ना, इन सब, ये सब जो और भी बहुत सारे हैं, ये सब चीज़ें ड्राइव करते हैं आपके मोस्ट इकोनॉमिक सेक्टर्स, जिससे कंट्री की इकोनॉमी चलती है। क्या? ईवी, जो आने वाले में इकोनॉमी चल रहा है, एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जीज वगैरह आजकल चल रही है, डिफेंस, एरोस्पेस, ये सारी चीज़ें इन्हीं मिनरल्स, ये मिनरल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में काम आते हैं। तो क्या है, इंडिया के पास ये मिनरल्स अगर हैं भी तो हमारे पास इनकी माइंस नहीं है, डिस्कवर्ड नहीं है इतनी ज़्यादा। हम ज़्यादातर इंपोर्ट पे रिलेटेड है मिनरल्स को लेके। तो अभी रिसेंटली हो भी यार ये रहा है, चाइना ने मैग्नेट्स हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, इनका इंपोर्ट बंद कर दिया, बैन, लिमिटेड इंपोर्ट कर दिया है बहुत ज़्यादा। तो देखो ऐसा खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर, है ना। वो इंपोर्ट बंद कर देंगे एकदम तो कैसे हमारी इकोनॉमी ड्राइव होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे मिशन स्टार्ट करें कि हमें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है सर, ये पता होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत न्यूज़ में चल रहा है चाइना वाला केस ना। तो क्रिटिकल क्या पूछ सकते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल मिशन गवर्नमेंट ने कब स्टार्ट करा है? 2025 में ही करा है। बस इसके अराउंड ये चीज़ें पूछ सकता है। उगाड़ी अवार्ड, यार उगाड़ी एक ना फेस्टिवल होते कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तो उगाड़ी अवार्ड भी मिलता था फेस्टिवल वाले दिन कर्नाटक में, बट कुछ साल से अवार्ड नहीं मिल रहा था। आंध्र में मिलता, कर्नाटक, आंध्र के अंदर इस बार क्या हुआ, कुछ साल से नहीं मिल रहा था। तो आंध्र में इस बार उगाड़ी फेस्टिवल के दौरान क्या हुआ कि आपके चंद्रशेखर बाबू नायडू, जो कि हमारे सीएम हैं, उन्होंने री इंट्रोड्यूस करा इस अवार्ड को, क्योंकि वो बहुत खुश हैं, इतनी वास्ट मेजॉरिटी मिली है उन्हें दोनों इलेक्शनों में। तो वेरी नाइस। उगाड़ी अवार्ड, तो इस बार अवार्ड किसको मिला है? ये मैना स्वामी सर को।
हु इज़ ही इज़ अ हिस्टोरियन। इन्होंने एक अपनी रिसर्च करी है, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। ये अवार्ड बहुत टाइम बाद मिला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना। लास्ट 2020 में मिला था, 5 साल बाद मिला है, री इंट्रोड्यूस हुआ एक तरह से, तो ध्यान रख सकते हैं सर जी। ठीक यार, एक कन्फ्लिक्ट का तो ये ज़माना चल ही रहा है भाई, हर जगह कन्फ्लिक्ट ही है। तो एक कन्फ्लिक्ट और चल रहा था छोटी कंट्रीज़ में, दो, अर्मेनिया और अजरबैजान। ये आपकी सेंट्रल तो नहीं बोलूँगा, वेस्ट एशिया कंट्री है टर्की के पास। तो मैंने मैप दिया है, देखो ये रही आपका वेस्ट एशिया वाला पार्ट आ गया। इसको जूम इन करेंगे तो यहाँ पे आपका ये दोनों कंट्रीज़ हैं। किसके ऊपर लड़ाई चल रही थी? एक रीजन था भाई, लड़ाई किसकी है आजकल? एनर्जी, ज़मीन, इनकी लड़ाई है। तो यहाँ पे भी ज़मीन की थी, एक रीजन था नगारो काराबाख। दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज हैं वैसे तो, इस रीजन को दोनों अपना बताती थी, तो इस पर काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही थी। अब एक पीस डील होगी, ये पीस डील, तो ये बड़ी बात है थोड़ी सी। तो इससे क्या ध्यान रखना है? पहले तो ये कहाँ लाया करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात। फिर इनकी आपको बाउंड्री किस किस कंट्रीज से मिलती है ये ध्यान रखनी है। तो अर्मेनिया की देखो, रशिया, जॉर्जिया, ईरान और तुर्किया। टर्की ने अपना नाम चेंज करता रहता है। तो ये 4 कंट्रीज से, 1 2, और ये अर्मेनिया से तो मिल ही रही है, 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखना है। अर्मेनिया की देखो, जॉर्जिया से, टर्की से, ईरान से मिल रही है, और किसी से नहीं मिल रही, और अजरबैजान से मिल रही है, इसकी यहाँ से मिल रही है, बहुत बढ़िया। अब क्या ध्यान रखना है और आपको, एक तो नगारो कारोबाग रीजन, नगारो कारोबाग, और दूसरा याद रखना है कि यार इसके साथ में एक वाटर बॉडी है। कौन सी वाटर बॉडी है ये बता मुझे। क्या ये कैस्पियन सी है क्या, डेड सी है क्या, ये क्या है ये मुझे बताओ। और जो भी ये वाटर बॉडी है, ये और किस किस को टच करती है, इसका सराउंडिंग क्या है, इसकी सराउंडिंग कंट्रीज क्या है, इस वाटर बॉडी की सराउंडिंग कंट्रीज बताओ। ठीक है, अरे यहां लिख दूं, सराउंड किस किस को कर रही है ये वाटर बॉडी। ठीक है, ये इतनी मेहनत आप करो अगर आपको सीखना है तो। और अर्मेनिया जो है ये लैंड लॉक्ड है, कोई भी वाटर बॉडी इसको टच नहीं कर रही। अजरबैजान सी से नो कनेक्शन टू सी, नो सी कनेक्शन। तो पूछे कि सी से कनेक्ट है, नहीं, सी से कनेक्ट नहीं है, ये वाटर बॉडी सी नहीं है, ये एक तरह से रिवर है, रिवर नहीं लेक है, लेक बोल सकते हैं। चाहे नाम कुछ भी हो, कैस्पियन सी हो या फिर जो भी डेड सी हो, मुझे नहीं पता क्या है, आप बताओ। तो ये भी एक तरह से अगर पूछे कि वाटर लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड है क्या, तो सी के बेसिस पे तो ये भी लैंड लॉक्ड है। बट पूछे तो अगर पूछे कि भाई कोई लेक कनेक्टेड है क्या, तो वो तो है। तो दोनों ही सी के उस पर तो लैंड लॉक्ड है, यहाँ पे तो कोई खास वो भी नहीं है, इंटरनली वाटर बॉडी है, बाकी कोई बड़ी लेक भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये दोनों, इन दोनों का स्टेटस है। बाउंड्रीज, वाटर बॉडीज, और कौन से रीजन में लाया करते हैं, किस बात पे लड़ाई थी। बेस्ट, आगे देखते हैं। इंडिया हेल्प्स सूरीनेम विद 1 मिलियन मशीनरी फॉर पैशन फ्रूट। तो ये एक थोड़ा सा इतना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यार IR में मैं रिस्क नहीं लेता। इंटरनेशनल रिलेशन से ही आपका 50-60% करंट अफेयर्स बन जाता है। तो कोई भी थोड़ी सी हाईलाइटेड भी न्यूज़ है ना, तो वो कर लो। इंटरनेशनल रिलेशन में रिस्क मत लो, और सब तो मैं बता ही रहा हूँ। तो ये थोड़ा ध्यान रख लो कि भाई किसको गया है $1 मिलियन, किस लिए गया है पैशन फ्रूट के लिए। अब ये कहाँ पे लाए करता है ये भी थोड़ा देख लो। ये देखो भाई, ये आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका में लाए करता है। कौन कौन सी सीज से ये कनेक्टेड है? सूरीनेम कहाँ से है? अटलांटिक ओशन में। कौन सा? सदर्न अटलांटिक ओशन। ठीक है, और साउथ अमेरिका में लाइक करता है। इसके नेबर कौन कौन से? गुयाना और फ्रेंच गुयाना ये हैं, और नीचे ब्राज़ील, ये ध्यान रखना है। तो इसकी लोकेशन, कौन कौन सी वाटर बॉडीज, और क्या हमने इसके साथ करा है। बहुत बढ़िया यार। ये एक और बहुत इमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ही रिसेंटली पास्ड अवे, और ही वॉज एन एक्स इसरो चेयरमैन।
और चंद्रयान 1 के लिए यही टाइम पे यही चेयरमैन थे, चंद्रयान 1। और PSLV हमारे इनके टाइम पे ही इंट्रोड्यूस हुए थे, लेटेस्ट वर्जन। GSLV की स्टार्ट इनके टाइम पे, मतलब बहुत ही इमिनेंट पर्सनैलिटी है यार। इनके नाम पे कुछ कमेटी है इंपॉर्टेंट, एक के कस्तूरी रंगन कमेटी है इन्वायरमेंट की, वेस्टर्न घाट्स की कमेटी है के कस्तूरी रंगन, है ना। तो इन्होंने बहुत काम करा है यार कंट्री के लिए। के कस्तूरी रंगन की कमेटी है, इन्वायरमेंट की फील्ड में काम करा, फिजिसिस्ट तो ये थे ही, स्पेस की फील्ड में काम करा, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम ध्यान रखना है। और अच्छे आदमी थे यार बहुत, पर्सनली मैंने इनके बारे में काफ़ी देखता था, इनके आर्टिकल्स वगैरह, है ना। तो दोस्तों बस यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। ये हमारे कुछ क्वालिटी करंट अफेयर्स थे। थोड़ा मैं टाइम तो लेता हूँ समझाने में यार, आपका इंटरेस्ट गैदर करने में, इंटरेस्ट आपके अटेंशन ग्रैब करने में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइमली इस वीडियो को देख लो, बट रिसोर्स तो बहुत लिमिटेड है अपना। बता भी रहा हूँ कौन सा कम इंपॉर्टेंट, कौन सा ज़्यादा। और इसको देखोगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस सीरीज़ से आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी और अच्छे खासे करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।